हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम अगर देखें तो बहुत वास्ट है, बट इस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है उसे थोड़ा पहले समझ लेते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से, बिकॉज हम नेचुरली कोई चीज़ को काउंट करते हैं वो हम हमेशा 1 2 3 4 इस फ्लो में करते हैं। कभी आपने काउंटिंग की है 0 से, 0 1 2? नहीं ना। तो नेचुरली जो काउंटिंग स्टार्ट जहाँ से हो रही है उसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज भी आती है, -3 -2 -1 0, ये सारे वैल्यूज आते हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में क्या होता है? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड p और q आर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अगर एग्जाम्पल देखूं रैशनल नंबर्स की, तो 2/3 ये क्या है? नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। 5/7 इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में हम इस इरेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट इन दिस फॉर्म। तो इरेशनल नंबर्स में एक और आता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं होता। डेसिमल एक्सपेंशन से मतलब, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, हम जो लेते हैं वो लेते हैं 3.14 स्टैंडर्ड वैल्यू, बट एक्चुअल में पाइप की वैल्यू ये नहीं होती, वो वैल्यू होती है 3.14159 समथिंग, और ये सो ऑन चलती रहती है। तो इरेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी नहीं होता। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब ये डेसिमल के बाद जो वैल्यू है ये चलता रहता है, हम अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी लेती हैं। आगे हमारे पास आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स पर प्लस इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हमारे पास सारे वैल्यूज आ जाती है, नेचुरल नंबर्स भी आता है, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, प्लस इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है 1 और इटसेल्फ वो नंबर, जैसे 2 3 5 7। देखो इनके जो फैक्टर्स हैं, या तो 1 से डिवाइड होगा, दूसरा ये खुद इटसेल्फ डिवाइड करेगा। कोई और नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सकता है। सिमिलरली 5 को 1 डिवाइड कर सकता है, और 5 खुद अपने नंबर से डिविजिबल है, बाकी और कोई नंबर इसे डिवाइड नहीं कर सकता। अगर हम कुछ प्राइम नंबर्स देखें तो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स में क्या होते हैं? वो नंबर जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर जिसमें प्राइम नंबर्स ना इंक्लूड हो, और 1 भी जो है ना इंक्लूड हो, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं वो ही नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल लूँ कंपोजिट नंबर की, एक 36 है। 36 नंबर में एक कंपोजिट नंबर है। कैसे? इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 3 भी डिवाइड कर सकता है, और 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 7 8 9 10 11 12 से भी डिविजिबल है। और कौन से नंबर्स हैं जो इससे डिविजिबल है? उसके बाद 36 इसे डिविजिबल, 18 भी है, 18 और 36 ये सारे नंबर्स जो हैं 36 को डिविजिबल कर सकते हैं। तो इस 36 इज अ कॉम्पोजिट नंबर जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। जैसे अगर मैं छोटा नंबर लूँ, लेट्स सपोज मैं एक छोटा नंबर लूँ 6, 6 को 1 2 3 और 6 इटसेल्फ, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आता है
देखो, मैंने आपको बताया ना रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर का दोनों का सम होता है। तो रैशनल में सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, रैशनल्स में इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आएगा और नेचुरल नंबर्स भी आएंगे। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाएगा और इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू आएंगे, -2 -1। और रैशनल नंबर्स जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं और रैशनल नंबर्स में सारी वैल्यूज आती हैं। इरेशनल नंबर जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होता और इसमें पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिखा नहीं जाता। इरेशनल नंबर्स में √2 √3 और पाई, इन सब वैल्यूज को लिया जाता है। आगे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसका इस चैप्टर में बहुत बार यूज होगा, तो इसको अच्छे से समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को वर्ड से ही समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखना। जैसे कि एक नंबर लिया मैंने 42, 42 को हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 के टेबल पे 21, 3 के टेबल पे 7, फैक्टराइजेशन करेंगे और 7 के टेबल पे 1। तो 42 को हम के क्या फैक्टर्स बनते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये जो हम फॉर्म लिख रहे हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन में, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये 2 क्या है, प्राइम, 3 भी क्या है, प्राइम, 7 भी क्या है, प्राइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट जो है हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम। इस चीज को समझने से पहले हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, होता क्या है एचसीएफ और एलसीएम। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका क्या लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 का हमें फैक्टराइजेशन लेंगे तो क्या आएगा, 26 2 से 2 पे कहाँ जाएगा, 13, और 13 के टेबल पे 1 पर। उसके बाद 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये जाएगा हमारे पास 7 के टेबल पर 1, 13 और 13 1 जा 13। तो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बने, 2 इंटू 13। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना, 7 इंटू 13। तो हमें अब क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है मेरे पास वो नंबर्स आएंगे जो कॉमन है, वो नंबर्स आएंगे जो कॉमन है, प्लस जो पीछे रह जाएंगे, जो पीछे बच जाएंगे वो भी मेरे पास आ जाएंगे, पीछे बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में कॉमन जो फैक्टर है क्या है, 13, क्लियरली दिख रहा है 13 जो है कॉमन है। उसके बाद क्या कहता है, जो बच जाएंगे वो भी मेरे पास आएंगे। अब यहाँ पे 13 तो मैंने ले लिया, क्या बचा पीछे 2, और 91 में 13 मैंने कॉमन ले लिया ऑलरेडी, तो क्या बचा मेरे पास 7। तो एलसीएम क्या कहता है, कॉमन प्लस जो पीछे बच जाएगी वैल्यूज वो एलसीएम कहलाएगा। उसके बाद एचसीएफ, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज जो है मेरे पास आएंगी, ओनली कॉमन वैल्यूज ही मेरे पास आएंगी। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यूज क्या है, 13, तो एचसीएफ क्या होगा, 13। तो हम क्या कह सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को, एलसीएम क्या होता है, इसकी अगर फुल फॉर्म बताऊं तो ये होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, वो नंबर्स जो कॉमन है गिवन नंबर्स में, प्लस जो पीछे बच जाएगा, पीछे जो वैल्यूज बच जाएंगी वो इसमें आएगी। नेक्स्ट एचसीएफ में है ओनली कॉमन वैल्यूज इंक्लूडेड, इसमें सिर्फ कॉमन वैल्यूज ही आएंगी। ये तो हमने किया दो गिवन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ। अगर एग्जाम में हमारे पास 3 नंबर का पूछा हो, 12, यहाँ पे 12 15 21 3 नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के टेबल पे क्या आ जाएगा, 6 पर, 2 के टेबल पे 3 पर,
और 3 के टेबल पे 1 पर। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये जाएगा 3 के टेबल पे 5 पर और 5 के टेबल पे 1 पर। नेक्स्ट है 21, 3 के टेबल पे 7 पर और 7 के टेबल पे 1। तो 12, 15, 21। 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें। एलसीएम क्या कहता है? कॉमन। पहले देखो कॉमन क्या है इसमें वैल्यू, इसमें 3 है, 3 तीनों में कॉमन है, 3 क्या है तीनों में कॉमन, तो एलसीएम क्या आया 3, और साथ में जो पीछे बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2 और 2 बच गए, 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या बचा 5, और लास्ट में इसमें क्या बचा 7। तो ये हमारा क्या होगा एलसीएम। नेक्स्ट हमारे पास एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है? सिर्फ कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यू क्या है तीनों में? ओनली 3। तो 12, 15, 21 का एचसीएफ है 3 और एलसीएम क्या है दिस। अगर इसको कैलकुलेट करें 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60 और 67 420। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ भी सकता है, पूछा गया है यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n ends विद डिजिट 0। क्या कह रहा है कि 4n की जो वैल्यू है कुछ भी आ रही है, उसका जो यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ पे 0 कब आएगा? तो 0 आने के लिए ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, 0 आने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय, प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइम पे जो वैल्यूज है 2 एंड 5 दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, तब भी जो है यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। कैसे? जैसे 5 2 को मल्टी 5 2 क्या होता है 10, जब 10 जो है आप ऑटोमेटिकली लास्ट यूनिट डिजिट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। अब लेट सपोज मैं n की वैल्यू लेती हूँ, लेट n इक्वल्स टू 1। जब मैं n की वैल्यू 1 लूंगी तो 4 की पावर क्या आएगी 1, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2, हमें यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए, हमें दोनों वैल्यूज चाहिए, 2 एंड 5 बोथ वैल्यूज चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो बट यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रही है सिर्फ 2 ही दिखाई दे रही है, तो 5 इज नॉट प्रेजेंट। अगर हम n की वैल्यू 2 ले तो 4 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2, इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो यहाँ पे भी देखो 2 ही हमें शो हो रहा है बट 5 जो है प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं n की वैल्यू लूँ 3, अगर मैं n 3 लूँ 4 की पावर 3 आएगी, तो 2 इंटू 2 की पावर क्या आएगी 3, इसको मैं 3 टाइम लिखूंगी, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। अब यहाँ पे भी 5 प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 1000 लूँ तो 4 की पावर 1000 होगी, तो 2 इंटू 2 की पावर भी 1000 होगी। तो 2 इंटू 2 को मैं 1000 टाइम लिखती रहूंगी, तो यहाँ पे भी 5 क्या है नहीं अवेलेबल है, प्रेजेंट ही नहीं है इस प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ अगर मैं 4 की पावर n लूँ तो 2 इंटू 2 की पावर क्या आएगी n। तो यहाँ पे स्टिल 5 जो है प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, हेयर देयर इज ओनली 2 is present in prime factorization, prime factorization, but 2 and 5 both needs to be present, so we can say that 4 की पावर n cannot ends with digit 0।
क्योंकि 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होने चाहिए थे, यहाँ पे 2 ही हमें दिखाई दे रहा है, 5 नहीं है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे 0 एंड पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है एलसीएम ऑफ 15 एंड 60 इज 5m प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या कह रहा है, इन दोनों का जो भी एलसीएम आएगा उसकी वैल्यू इक्वल्स टू दिस होगी और यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 के टेबल पे 5 पर, 5 के टेबल पे 1 पर। नेक्स्ट है 60, 2 के टेबल पे कहाँ जाएगा, 30, 2 के टेबल पे 15, 3 के टेबल पे 5 पर और 5 के टेबल पे 1 पर। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, 15 की क्या वैल्यूज आ रही है, 3 इंटू 5, 60 क्या किया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम क्या कहता है, कॉमन होनी चाहिए वैल्यूज, कॉमन 3 है क्या, कॉमन, यस 3 इसमें कॉमन है, 5 है कॉमन, यस 5 भी कॉमन है, 3 इंटू 5 और साथ में जो पीछे वैल्यूज बच जाएंगी वो भी मेरी बकेट में आएंगी। तो पीछे क्या बची मेरे पास, 2 इंटू 2। तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 इंटू 2 60। एलसीएम मेरे पास क्या है, 60। तो जो भी एलसीएम की वैल्यू आएगी वो इक्वल्स टू होगी 5m प्लस 5 के। क्वेश्चन में गिवन है 5m प्लस 5 इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ दिस गिवन नंबर्स। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। 60 में से 5 गया, क्या बचेगा मेरे पास, 55। तो ये 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 11, 5 के टेबल पे 11 पर। तो m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब अब हमारे पास आता है, हमें एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, फॉर गिवन टू नंबर्स, अगर कोई टू नंबर्स है उनका एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स और एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर्स का आपस में जो प्रोडक्ट है इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। क्या रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम में, कि एचसीएफ और एलसीएम ऑफ गिवन टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, क्या गिवन है हमें, एलसीएम क्या है, 72 और प्रोडक्ट गिवन है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है। मैं सपोज करी दो नंबर्स हैं ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1728। देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द नंबर, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एचसीएफ क्या आएगा। तो हमें अभी रिलेशन पढ़ा क्या, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। एलसीएम की वैल्यू क्या है, 72 और प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स हमें क्या गिवन है, 1728। तो एचसीएफ की क्या वैल्यू आएगी, 1728, 72 डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करें 12 के टेबल पे 6 पे, 12 के टेबल पे 1 पर, 52, 12 4 ज़ा 48, 4 48, 6 के टेबल पे जाएंगे, 6 2 ज़ा 12, 24, 6 4 ज़ा 24। तो एचसीएफ क्या आया हमारे पास, 24। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, अभी जो भी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसको बस सिर्फ इन्होंने थ्योरी लैंग्वेज में लिख दिया है। क्या कह रहा है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या कह रहा है, कोई कंपोजिट नंबर है, मैंने लेट्स सपोज कंपोजिट नंबर 42 जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, ये कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 42 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 पे, 2 पर गया 21, 3 के टेबल पे 7 पर और 7 के टेबल पे 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 इंटू 7। वही कह रही हूँ कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ये कॉम्पोजिट नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 3 7 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स। इन
कॉम्पोजिट नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आगे क्या कह रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। क्या कह रहा है कि जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक ही रहेगा, सिमिलर सेम ही रहेगा सबका, बट ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि किसी और स्टूडेंट ने, मैंने 42 को 2 से स्टार्ट करा, किसी ने 7 के टेबल से स्टार्ट कर दिया हो, 7 6 42, उसके बाद 3 पे गया, 3 के टेबल पे 2 पर, और 2 के टेबल पे 1। तो किसी ने प्राइम फैक्टराइजेशन 42 का 7 इंटू 3 इंटू 2 इस फॉर्म में निकाला। देखो यूनिक है फैक्टराइजेशन, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 3 है, 3 है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। बस ऑर्डर क्या है, चेंज हो सकता है, ऑर्डर जो है चेंज हो सकता है, बट फैक्टराइजेशन सेम है। एक क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम में। अभी तक हमने क्या पढ़ा एचसीएफ और एलसीएम में? एचसीएफ और एलसीएम में मैंने बोला है कि एलसीएम क्या होता है कि कॉमन वैल्यूज प्लस पीछे जो भी वैल्यूज बच जाएंगी वो एलसीएम में आएगी, और एचसीएफ में बोला जो ओनली कॉमन वैल्यूज है ना वही इसमें आएगी। बट अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि एलसीएम में क्या होता है कि कोई दो नंबर्स है ए बी या सी, कोई भी नंबर्स होते हैं गिवन, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, उसे हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब ए से भी डिवाइड हो जाए, बी से भी डिवाइड हो जाए और सी से भी डिवाइड हो जाए। एचसीएफ में क्या होता है, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। जैसे गिवन नंबर है ए बी और सी, कोई ऐसा नंबर होगा, मैं सपोज करती हूँ एम, ये एम जो है ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा और सी को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ 12 और 60 लूँ, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो मैं 60 ले सकती हूँ क्योंकि 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 के टेबल पे 5 पे, और ये खुद 60 पे से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। एचसीएफ में क्या होता है, कोई दो नंबर्स हैं, 12 ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या है कि देयर आर 780 700 एंड 560 स्टूडेंट्स इन 10th 11th और 12th क्लास रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 10th 11th और 12th तीन क्लास हैं, तीन क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 780 है 10th में, 11th क्लास में 700 स्टूडेंट है और 12th क्लास में 560 स्टूडेंट्स हैं। बसेस आर टू बी हायर टू टेक दी स्टूडेंट टू अ पिकनिक, मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट्स, 11th क्लास के स्टूडेंट्स और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पिकनिक पे ले जा रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक 10th क्लास की बस जा रही है, एक 11th क्लास की बस जा रही है और एक 12th क्लास की बस जा रही है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बिठा सके। तो हमें यहाँ पे बताओ एलसीएम चाहिए कि एचसीएफ चाहिए, एलसीएम चाहिए कि एचसीएफ चाहिए। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो ये कहाँ पे होता है, एचसीएफ में, मैक्सिमम जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो 780 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल पे गए, 2 3 जा 2 9 जा 3 पे जाएंगे, 3 30, 2 के टेबल पे गया, 2 6 या 12 65, 5 के टेबल पर 1 13 और 13 के टेबल पे 1 पर। नेक्स्ट
700 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के टेबल पे गया 350, 2 के टेबल पे गया 1 7 5, 5 के टेबल पर 5 5 5 3 15, 25 5 पर, 5 के टेबल पर 7 पर, 7 के टेबल पे 1 पर। नेक्स्ट आता है 560 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 पे जाएगा, 2 के टेबल पर 2 पर, 2 8 16, 280, 2 के टेबल पर 140, 2 के टेबल पर 70, 2 के टेबल पर 35, उसके बाद 5 के टेबल पर 5 पर, 5 के टेबल पर 7 पर और 7 के टेबल पर 1, 7 1 जी 7। अब 780 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 700 और 560। 780 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 7। तो हमें क्या निकालना है HCF। HCF क्या कहता है कॉमन वैल्यूज। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यूज क्या है 2 है, यहाँ पे एक और 2 है कॉमन, 3 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, नहीं है, 5 कॉमन है तीनों में, 13 नहीं। तो HCF हमारा क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, मतलब 20 स्टूडेंट्स जो हैं ईच बस में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इरेशनल। एक तो सिंपल हमने पहले पढ़ा है HCF और LCM। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो टॉपिक होता है वो इरेशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वाला जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ये CBSE में भी कई बार आया है, CBSE में भी है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और जो भी डिफरेंट टीचर्स कराएंगे सबका मेथड करेक्ट है। तो यहाँ पर जब भी हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है ना किसी चीज को कोई भी, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से चीजों को प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी कि √3 को हम क्या मान लेंगे कि ये रैशनल है। √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में ही कि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो √3 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ p/q की फॉर्म में। एंड सपोज करो अगर ये इंटीजर्स हैं, सपोज p and q does not have do not have कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर कर दूंगी तो यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3 इंटू पी का होल स्केयर क्यू का स्केयर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ से मैं p की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, p स्केयर इज इक्वल्स टू 3, अगर मैं यहाँ से q की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, q स्केयर इज इक्वल्स टू p स्केयर अपॉन 3। यहाँ पे ना एक रिलेशन है, थ्योरम है, उसको नोट करो। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम के ये कहती है इफ p is divisible, if p square is divisible by a, then p is divisible by a। क्या कह रहा है, अगर p स्क्वायर a से डिवाइड हो रहा है तो देन p भी a से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखो p स्क्वायर जो 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 3 से डिवाइड होगा, p भी 3 से डिवाइड होगा। तो
लेट्स सपोज अगर 3p को डिवाइड करा तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही होगी n, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या होगी 3n। इसको हम पुट करेंगे 1 में, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो अगर जब हम 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है 3n का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो सिंप्लीफाई किया यहाँ पे 9n स्क्वायर अपॉन 3, 3 से कटिंग की क्या बचा 3n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो n स्क्वायर की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास क्या आएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पे अगेन यही थ्योरम लगेगी कि अगर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय a देन p इज डिविजिबल बाय a एज वेल। तो यहाँ पे q स्क्वायर डिविजिबल बाय है 3, तो q भी 3 से डिवाइड होगा, q भी 3 से डिवाइड होगा। तो लेट्स सपोज जो रिजल्ट आएगा डिवाइड करने के बाद m आएगा। तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या आ गई 3m, q की वैल्यू 3 है। अब नाउ हमें रैशनल फॉर्म p बाय q की फॉर्म चाहिए। p की वैल्यू यहाँ से और q की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँ। p की वैल्यू क्या निकाली हमने 3n, q की वैल्यू क्या आई 3m। तो यहाँ पे देखो हमने कहा था सपोज p एंड q डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 कॉमन हमें दिख रहा है। p और q का जो रेशियो है उसमें 3 क्या है एक कॉमन फैक्टर। तो ये क्या कर रहा है हमारी जो सुपोजिशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं हियर हमने सपोज किया था वी सपोज्ड दैट p and q has no common factor, बट यहाँ पर 3 क्या है कॉमन फैक्टर, बट p and q has 3 एज अ कॉमन फैक्टर, बट 3 तो क्या है एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ये इसने क्या कर दी हमारी जो सपोज की हुई वैल्यू को क्या कर दिया रोंग कर दिया। हमने सपोज क्या करा था अंडर रूट 3 क्या है रैशनल, तो मतलब ये रैशनल नहीं है, तो ये क्या हुआ इरेशनल हुआ। तो ये क्या कर रहा है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। हमारी अजम्पशन कौन सी थी अंडर रूट 3 इज रैशनल इज इनकरेक्ट। इसने क्या कर दिया हमारी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। अब ये तो था सिंपल कि अंडर रूट 3 को प्रूव करना है इरेशनल। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं प्लस की फॉर्म में 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। तब क्या होता है हमें एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि जब भी क्वेश्चन में गिवन हो रैशनल प्लस रैशनल वैल्यूज या रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल डिवाइड रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल, अगर वैल्यूज गिवन है तो इसका जो रिजल्ट आता है ना वो हमेशा रैशनल में ही आएगा। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल अपॉन इरेशनल और रैशनल इंटू इरेशनल, तब जो हमारे पास आंसर आएगा निकल के वो हमेशा इरेशनल की फॉर्म में होगा। और अगर क्वेश्चन में गिवन है इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल अपॉन इरेशनल और इरेशनल इंटू इरेशनल गिवन है, तब यहाँ पे हम कैनॉट डिटरमाइन, हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले। तो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है ये जो वैल्यू है ये रैशनल है और ये है इरेशनल। तो हमने पीछे देखा है रैशनल प्लस इरेशनल, तो हमारे पास क्या आते हैं इरेशनल। इस चीज को हमें प्रूफ करना है, इस चीज को हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे और साथ में हमें गिवन है कि अंडर रूट 3 क्या है इरेशनल। तो हमने जो थ्योरम करी तो उसमें हमने क्या करा था कि जब भी कोई चीज प्रूफ करनी होती है ना तो उसके ऑपोजिट हमें क्या करना है सपोज करना है।
तो क्या करेंगे हम कि 3 प्लस 2 √3 को सपोज करो लेट 3 प्लस 2 √3 इज अ रैशनल। ये क्या है? रैशनल है। तो जी रैशनल है, हमें पता है रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 2 √3 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करूँ, 3 को दूसरी साइड लेके जाऊँ, 2 √3 इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू माइनस 3 2 √3। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ p इंटू 3 क्यू इंटू क्यू, उसके बाद 2 को डिवाइड कर दूँ और अंडर 3 ऐसे रहने दूँ, p माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। तो यहाँ पे देखो p क्या है? p और q क्या है? एक रैशनल नंबर्स है, ये रैशनल फॉर्म है। तो ये रैशनल है, रैशनल माइनस ये भी रैशनल है। रैशनल में से रैशनल गया, क्या आता है रिजल्ट? रैशनल। अब ये वैल्यूज क्या है? रैशनल अपॉन रैशनल। तो हमें पता है रैशनल अपॉन रैशनल का भी रिजल्ट क्या आता है? रैशनल। तो ये जो राइट हैंड साइड वैल्यू है, राइट हैंड साइड क्या आ रही है हमारे पास? रैशनल वैल्यूज। बट जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या है? इरेशनल नंबर। √3 क्या है? इरेशनल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है। यहाँ पे हमने क्या शो किया है कि ये तो इरेशनल है, बट √3 इज इरेशनल है। √3 क्या है? इरेशनल है। बट हमने यहाँ पे क्या शो किया है कि √3 जो है इक्वल्स टू दिस फॉर्म है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रैशनल। इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल हो सकता है कभी? इरेशनल इज इक्वल्स टू रैशनल हो सकता है? कभी नहीं। तो यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है कि क्या रिजल्ट आ रहा है कि लेफ्ट साइड जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है हमारी सुपोजिशन को। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption क्या? assumption 3 plus 2 √3 is a rational is incorrect। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 plus 2 √3 is इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर है। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर के साथ आपको मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।